हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो आज हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। हम लोगों ने देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जेस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर रखा है। हम लोगों ने चार्जेस के जितनी भी प्रॉपर्टीज थी 5-6 उन सबको हमने देखा है कि चार्जेस जो होती है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करती। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने देखा था कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि 1e 2e 3e, वो हमेशा नंबर में होता है। उसी तरीके से हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी देखा था कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, वो कभी भी न टूटता है और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए उसी के आगे हम लोग देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। तो सबसे पहले समझिएगा कि चार्ज जो होता है यहाँ पे, सपोज मेरे पास एक चार्ज है प्लस चार्ज जिसको हम कहेंगे Q1। ठीक है, और एक मेरे पास चार्ज है माइनस चार्ज जिसको हम कहेंगे Q2। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हमने चार्जेस का देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो अलग अलग आवेश होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, यानी कि अगर प्लस और माइनस रहा तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। और यही अगर मान लीजिए एक प्लस रहा और दूसरा भी प्लस रहा तो सेम सेम चार्जेस है, ये लाइक चार्जेस हो गए, तो ये आपस में एक दूसरे को धकेलेंगे। सो धकेलने कहने का मतलब हुआ रिपल्शन। ठीक है, धकेलने कहने का मतलब हुआ रिपल्शन। ठीक उसी तरीके से अगर कोई माइनस चार्ज है वो दूसरे माइनस चार्ज के अगर उसको पास लाया जाए तो वो आपस में रिपल्शन शो करेगा, क्योंकि सेम सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे को खींचता नहीं है। जैसे एक मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में नॉर्थ होता है और साउथ होता है, तो एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के साउथ को खींचेगा। वहीं अगर साउथ साउथ अगर आपस में मिल जाए यहाँ पे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। वहीं अगर कोई मैग्नेट है जिसमें अलग अलग पोल्स आपस में जुड़ जाएं, साउथ नॉर्थ, तो इस तरीके में ये आपस में क्या करेगा, खींच लेगा। तो अलग अलग पोल्स मैग्नेट में खींच लेते हैं, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक उसी तरीके से चार्ज में भी अगर अलग अलग चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। ठीक है, तो चार्ज चाहे अट्रैक्ट करे या रिपल्शन शो करे, रिपेल करे, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बल की आवश्यकता है। ठीक है, बल यानी कि फोर्स। ठीक है, यानी कि अगर दो चार्ज है वो आपस में खींच रहा है तो खींचने वाला बल लगना चाहिए। और अगर कोई दो सेम चार्जेस है, सेम साइन का चार्ज है, तो वो आपस में धकेलेगा, तो धकेलने के लिए भी फोर्स चाहिए। तो चाहे खींचे या धकेले बल तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो वो जो बल है, फोर्स, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को हम लोग कहेंगे कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स इसलिए क्योंकि इस फोर्स का सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो कूलम्ब ने किया था। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है। सो कूलम्बियन फोर्स, उन्होंने ये नाम दिया था कि चार्जेस के बीच में चाहे अट्रैक्शन लगे, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स लगे, उस फोर्स को हम कहेंगे कूलम्बियन फोर्स। वो फोर्स का नाम तो पड़ गया कूलम्बियन फोर्स, लेकिन वो फोर्स एफ कितना है ये नहीं पता। सो उस फोर्स की गणना करने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, उस फोर्स की गणना करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ। मतलब एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो भी बल लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्शन फोर्स लगेगा, किसी भी तरह का फोर्स लगे, जो उसका परिमाण है, जो उसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, साथ ही साथ जो डायरेक्शन है
वो बताएगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सो कूलम्ब्स लॉ का ज़रूरत ये है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात करना, उसके लिए फॉर्मूला देना। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या, तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ, तो जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे साथ इसका डेफिनेशन लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि द फोर्स और द कोलम्बियन फोर्स, कोलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कोलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस Q1 एवं Q2 के बीच लगने वाला कोलम्बियन फोर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, बाय द डिस्टेंस d, d यानी कि दो चार्जेस हैं जो आपस में d डिस्टेंस से अलग हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो कोलम्बियन फोर्स होता है होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the magnitude of both charges, and inversely proportional to the square of the distance between them, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है कूलम्ब्स लॉ का, लेकिन एक्चुअली में यह है बहुत ईजी। जो चीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है बस उसी को हम लोग फॉर्मूला वाइज लिखेंगे। इस डेफिनेशन को हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ के देखेंगे, फिर उन दोनों पार्ट को मिला के इससे फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लें या कॉपी में लिख लें। तो चलिए इसको ध्यान से एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस के बीच में जो कोलम्बियन फोर्स होता है सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, यानी कि सपोज मेरे पास एक चार्ज है जिसको हम कहेंगे Q1 और एक मेरे पास चार्ज है जिसको हम कहेंगे Q2। अब कौन प्लस है कौन माइनस ये मैटर नहीं करता, अगर दोनों सेम रहा तो रिपेल करेगा, दोनों अलग अलग रहा तो अट्रैक्ट करेगा। तो जो भी करे, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उसके लिए फोर्स लगेगा। तो हम सिर्फ इसको Q1 और Q2 मान लेंगे। ठीक है, सो ये दो चार्ज अगर d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, d डिस्टेंस मीन्स कुछ ना कुछ दूरी से तो वो अलग होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ज़रूरी है कि ये दोनों चार्ज वैक्यूम में हो। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम कहने का मतलब होता है निर्वात, मीन्स जहाँ पे हवा भी नहीं हो। जनरली ऐसे तो कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, लेकिन हवा भी नहीं हो, यानी कि जिसको कहते हैं फ्री स्पेस, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष जहाँ पे हवा भी नहीं है, जहाँ पे पानी भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में जब हम दो चार्ज Q1 और Q2 को d डिस्टेंस से सेपरेट करके रखते हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो कोलम्बियन फोर्स होता है वो कहा गया है सबसे पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, यानी कि जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। यानी कि पहला चार्ज मेरा है Q1, उसका मैग्नीट्यूड होता है परिमाण। अगर सपोज एक मेरे पास 5 कूलम का चार्ज, मेरे पास 6 कूलम का चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि पहले वाले का मैग्नीट्यूड 5 कूलम हो जाएगा और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 6 कूलम हो जाएगा, -6 कूलम नहीं होगा, सिर्फ परिमाण बताना है 6 कूलम। सो पहले वाले का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कोलम्बियन फोर्स। साथ ही साथ और कहा गया है कि एंड सेकेंड यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो फोर्स है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। यानी कि जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं। इन्वर्स कहने का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। सो 1 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, तो d का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है d, इसको आप r भी कंसिडर कर सकते हैं। r अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे d लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब इन्हीं दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो कोलम्बियन फोर्स है उसका हम लोग एक्सप्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स फॉर्मूला। सो अगर हम इन दो इक्वेशंस को आपस में मिला दें, ठीक है, तो हमारा जो नया एक्सप्रेशन बनता है वो किस तरीके का बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 और बाई डी स्क्वायर, जब हम दोनों इक्वेशन को मिला देंगे। सो यहाँ पे फोर्स के लिए हम एक साथ लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है निर्भरता, ठीक है, यानी कि ये इस पे निर्भर करेगा। अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कहने का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहने का मतलब कि डी अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली और इन्वर्सली में यही अंतर होता है यहाँ पे कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बढ़ जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर घट जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा रिलेशन होता है। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में अगर बढ़ गया तो फोर्स जो है वो घट जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटा, और यही अगर डिस्टेंस घट गया तो फोर्स बढ़ जाएगा। उल्टा रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जब हम इस निर्भरता को, इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाना चाहें तो उसके लिए हमें कोई अचर देना पड़ेगा। अचर मीन्स कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं तो इक्वल टू का साइन तो देंगे, साथ ही साथ यहाँ पे एक कांस्टेंट बैठता है k, जिसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कूलम्स कांस्टेंट किसे कहा जाता है। कूलम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका फॉर्मूला वैल्यू, उसके सारे एक्सप्रेशन हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। सो कूलम्स कांस्टेंट यहाँ पे बैठ गया k, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन। यानी कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो d डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उनके बीच लगने वाला फोर्स, कोलम्बियन फोर्स, चाहे वो अट्रैक्ट करें चाहे वो रिपेल करें, वो फोर्स इस फॉर्मूला से दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अब आगे देखने वाली चीज है कि k क्या है। k है यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई वैल्यू होता होगा, बिल्कुल वैल्यू होता है। सो इसके दो वैल्यूज होते हैं, एक तो फॉर्मूला वैल्यू होता है। हियर k का जो एक वैल्यू है, एक्सप्रेशन वैल्यू, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कूलम्स में दिया था। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 क्या है, 4 एक नंबर, पाई 22/7, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परमिटिविटी किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए बस आप ये समझिए कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये जो निर्वात है उसका परमिटिविटी है। इसी को एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, निर्वात में परमिटिविटी कैसे काम करता है। सो यहाँ पे k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमें दे दिया गया फॉर्मूला के लिए। सो यहाँ पे देयरफॉर हम कूलम्स एक्सप्रेशन या कूलम्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं,
जो फोर्स का एक्सप्रेशन है हमारा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k के जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, और Q1 Q2 जैसा है, Q1 Q2 दोनों का मोड बाई डी स्क्वायर, और ये इनटू में है। सो ये हमारा बन गया एक फुल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। सो ये एक सबसे पहले हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स कितना लगेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन क्या होगा इसका, उसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, यानी कि फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म भी होता है जो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा बल्कि साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म, यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज थे, एक Q1 एक Q2। सपोज ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d। सो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है k इंटू Q1 Q2 दोनों का मोड बाई डी स्क्वायर, या अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r लें, बहुत सारे बुक्स में NCERT में साथ ही साथ जो BBD होते हैं, गेस्ट पेपर्स होते हैं, उसमें डिस्टेंस d के बजाय r दिया हुआ रहता है। सो अगर आप इसको d के जगह r भी कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फोर्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या k का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो अगर वेक्टर फॉर्म हम लिखना चाहें तो वेक्टर के लिए ज़रूरी है कि हम इसको वेक्टर से गुना करें, आर वेक्टर से, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे दूरी का ही होता है, चार्ज तो एक अदिश राशि है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास दिशा होगा नहीं, कांस्टेंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास भी दिशा नहीं होगा। लेकिन दूरी, जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट में बदल सकते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के पास अपना दिशा होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होता है। सो आर वेक्टर से अगर हम इसे गुना करें और आर वेक्टर से भागा दे दें तो बात तो बराबर रहेगा। ठीक है, सो हम इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू में वेक्टर डाल देते हैं। सो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे और हम लिख सकते हैं कि फोर्स वेक्टर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा k Q1 Q2 बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस है यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, तो एक आर को, मतलब आर स्क्वायर को एक आर से गुना करेंगे तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये बच जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, सो इससे हो जाएगा ये कि यहाँ पे मेरे पास आर का टोटल 3 मैग्नीट्यूड है, मीन्स आर क्यू है, और ऊपर में आर वेक्टर है। अगर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा तो किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ए वेक्टर है तो हम उसको एक मैग्नीट्यूड के रूप में और दिशा ए कैप के रूप में इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप बताता है डायरेक्शन। सो अगर यहाँ पे ऊपर में आर वेक्टर है तो ऊपर में हम यहाँ पे आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं। आर हो गया हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बेस में जो हमारा है वो है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। सो एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर नीचे बच जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बन गया वेक्टर फॉर्म, ये फाइनली ये आ गया। अभी के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा हो तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी। ये वेक्टर कहाँ से आ गया और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है, ये ए कैप क्या है, कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ये क्या बताता है, तो मैग्नीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी नॉन ऑब्वियस है। सो यहाँ पे हमारा फोर्स का
जो कोलम्बियन फोर्स है उसका एक वेक्टर फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें कि फोर्स बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, अभी अभी जो मैंने बताया कि आर वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक आर का मैग्नीट्यूड और एक आर का कैप। और नीचे अगर हम देखें तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं आर। अगर हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसको हम सिर्फ ए लिख सकते हैं। अगर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हम सिर्फ बी लिख सकते हैं। सो इसी तरह आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर लिख सकते हैं। सो आर का क्यूब हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा फोर्स वेक्टर बराबर के क्यू वन क्यू टू, और सिर्फ बच जाएगा यहाँ आर कैप जो कि दिशा को बताएगा, और यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर। सो ये भी हमारा बन गया कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला। सो आई होप आप लोगों को कूलम्स लॉ समझ में आया होगा और कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो होता है वो समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ वैल्यूज पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वैल्यूज है वो है कूलम्स कांस्टेंट का, कूलम्स कांस्टेंट। सो कूलम्स कांस्टेंट को हमने यहाँ पे देखा था कि k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फॉर्मूला वैल्यू तो हम जान गए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, और साथ ही साथ चूंकि इसके पास नंबर है तो ऐसा यूनिट भी होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ऐसा यूनिट हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपको याद ही हो, ये आपको निकालने आना चाहिए कूलम्स लॉ के फॉर्मूला से। तो हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ जो है हमारा है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम k का ऐसा यूनिट देखना चाहें तो k के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं f इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। सो यहाँ पे अगर हम सबको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखें, सो जैसे फोर्स है तो फोर्स के लिए हम लिखें न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। आर दूरी है तो दूरी का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। चार्ज 1 इंटू चार्ज 2, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ये हमने पहले भी देखा है कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। सो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। सो अगर कूलम्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट देखें तो ये हमारा आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम के पावर -2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। साथ ही साथ हम लोग जो k का सपोज अगर फॉर्मूला देखना चाहें, सो k के बदले हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई चार्ज 1 इंटू चार्ज 2। ठीक है, वैसे जनरली ये फॉर्मूला पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको डिराइव करना हो तो आप तुरंत कर सकते हैं कि जो हमारा कूलम्स लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू लिख सकते हैं, f उधर जाएगा तो f इंटू आर स्क्वायर और Q1 बाई Q2 डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पे जो ये सबसे पहला था। दूसरा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है? सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। परमिटिविटी को तो लिखा जाता है एप्सिलॉन से, एब्सोल्यूट जब लग जाता है तो ये हो जाता है फ्री स्पेस का परमिटिविटी। तो इसका वैल्यू होता है लगभग 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और साथ ही साथ चाहे तो हम इसको 2 यूनिट में लिख सकते हैं। सबसे पहला यूनिट हमारा होता है फराड पर मीटर, फराड पर मीटर, शॉर्ट में इसको लिखते हैं FM के पावर -1। या चाहें तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी, अगर हम परमिटिविटी का यूनिट निकालना चाहें तो हम उस कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मोड Q2 मोड आर स्क्वायर। सो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का सिर्फ फॉर्मूला ऐसा यूनिट देखें तो एप्सिलॉन नॉट सिर्फ उधर जाएगा, बदले में यहाँ पे सिर्फ फोर्स आ जाएगा। सो 4 पाई इंटू एफ और चार्ज 1 चार्ज 2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चीज़ें
यूनिट्स रखती हैं हम उनके यूनिट्स को रख देंगे। सो यहाँ पे चार्ज है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। सो यूनिट ऑफ परमिटिविटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर, और बट्टा में है 4 पाई, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, फोर्स होता है और दूरी का होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2। सो यहाँ पे या तो हम उसको फराड पर मीटर के रूप में लिखें, ये भी एक होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फराड क्या होता है। फराड एक कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है। तो ये भी एक ऐसा यूनिट हो गया जो बार बार हम बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट बताइए, परमिटिविटी का ऐसा यूनिट बताइए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं वो याद रहेंगे। आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इस वीडियो सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये जितना भी लेक्चर हुआ है यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कूलम्स लॉ हो या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हो, ये दोबारा आपको पीडीएफ के थ्रू मिल सकता है। और अगर फिर से समझना हो कि कैसे यहाँ पे कूलम्स लॉ काम कर रहा है, कैसे यहाँ पे कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।